अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हम बढ़ रहे हैं नावल सर्कस की एक और न्यू एपिसोड। इसका मकसद मेरी समझ में अब भी नहीं आया। वो शख्स इस मास्क के बगैर भी तो मुझसे बातचीत कर सकता था। मैंने कहा शायद इसमें कोई ऐसी मुसलहत भी हो जिसे हम भी अब समझ ना सके हों। फ़िलहाल मेरा अंदाज़ा तो यही है कि इस किस्म की तमाम ड्रामेबाजियों का सबसे बड़ा मकसद उस सामने वाले को मरूब करना और नफसियाती तौर पर एक तरह से अपने ट्रांस में लाना होता है। मरूब इंसान को अपना आलाकार बनाना ज़्यादा आसान होता है, सिर्फ इसलिए भी कि इनके अक्सर कामों में बहुत ज़्यादा घुमाव फिराव देखने में आता था। साइंसी शोबदाबाजियों की मदद से वो अपने आप को एक माफूकुल फितरत से ताकत बनाकर पेश करना चाहते थे, ताकि लाशऊरी तौर पर इनके शिकार के जहन में ये बात बैठ जाए कि वह नाकाबिल शिकस्त है। चुनांचे वो अपनी शनाख्त को छुपाने के लिए बहुत ज़्यादा ड्रामाई किस्म के तौर तरीके इख्तियार करते थे। फिर राहिला मुर्दा खाने के अटेंडेंट को फ्रीज़र बंद करने का इशारा करते हुए बोली, इसके अलावा किसी भी तंजीम के तौर तरीक़ों के पीछे की इस शख्सियत की नफ्सियात बहुत काम, जो असल में इस तंजीम की सरबराह होती है, जिसके हाथ में सारी पावर और तमाम इख्तियारात होते हैं। तंजीम के तौर तरीक़ों में इसका अक्स ज़रूर नज़र आता है। हमारा अंदाज़ा है कि इस तंजीम के पीछे जो भी शख्सियत नंबर 1 है, या तो वो ख़ुद साइंसदान हैं या साइंस इनकी कमज़ोरी है, लेकिन इसकी जहनीत माफियाई है। फ़िलहाल तो 5-6% फार्म कौमें मिलकर इस तंजीम को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तरह चला रही हैं और इसके ज़रिए दुनिया पर अपना तसल्लुत कायम करने की मनसूबाबंदी कर रही हैं। लेकिन मुमकिन है बाद में तंजीम को चलाने वाली एक शख्सियत इतनी ताकतवर हो जाए कि वह अकेली इन 5 कौमों को भी उंगलियों पर जाने लगे। शायद यही कुदरत का इंतकाम हो, यही मकाफ़ात अमल हो। फिर वो ज़रा आगे बढ़ते हुए बोली, एक बात अलबत्ता हमें तकरीबन यकीनी हद तक मालूम हो चुकी है और वो बड़ी हैरत अंगेज़ है। वो क्या? मैंने फ़ौरन पूछा। वो शख्सियत औरत है। राहिला मेरी तरफ मुड़ते हुए बोली, ऐन मुमकिन है वो इस वक्त पसे नकाब मुस्कुरा भी रही हो। औरत वाकई बड़ी तरक्की कर गई है। मैंने इस ठंडे माहौल में मज़ीद ठंडी सांस लेकर कहा, बाज़ लोग कहते हैं कि औरत को ज़िंदगी के तमाम मामलात में मर्द के शाना बशाना चलना चाहिए। मेरा ख्याल ये है बाज़ मामलात में तो वो मर्द का शाना तोड़ कर आगे निकल गई। जेलस हो गए हो? राहिला ने मुलायमत से पूछा। बहुत गलत समझ रही हो तुम, मैंने मफहूम अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। मुझ में जेलस होने का, ख़ुसूसन औरत से जेलस होने का तो मादा है ही नहीं। इसी दौरान अटेंडेंट ने राहिला का इशारा पाकर एक और फ्रीज़र खोल दिया था। इसमें एक चमनीज़ी की लाश थी। रेड डॉट के इस तरह के चमनीज़ियों से मुझे 12 वास्ता पड़ चुका है। इन्होंने मेरा और मेरे 2-3 साथियों को खूब नाक में दम किया था। मेरा एक साथी आफ्ताब ऐसे चमनीज़ी के हाथों मारा भी गया था। चमनीज़ी एक खूनख्वार दरिंदे की तरह इसे उधेड़ कर रख दिया था, जबकि आम हालात में इन चमनीज़ियों में इंसानों की जहानत के मुजाहरे देखने में आते थे। मैंने इन्हें हर काम इंसानों की तरह करते देखा था। रेड डॉट वाले इन्हें ब्लैक बर्ड कहते थे। ऐसे कई चमनीज़ी रेड डॉट के पास मौजूद थे, राहिला ने बताया। हमारे और नफीस साहब के आदमियों के हाथों 5 तो मारे गए हैं, शायद अभी कुछ और बाकी हों। रेड डॉट वाले शायद किसी खास मकसद के तहत ऐसे चमनीज़ियों को भी एक खेप तैयार कर रहे थे। इनके दिमाग का कोई बहुत ही नाजुक ऑपरेशन किया गया था और हर एक के दिमाग में कुछ माइक्रो चिप्स डाले गए थे। हमारे न्यूरो सर्जन्स अभी तक इस ऑपरेशन की नौयत को समझ नहीं सके। इन सिलसिलों में दिमाग खपाना मेरे ख्याल में इतना ज़रूरी नहीं। मैंने कहा, असल मसला तो इस फितने का खात्मा है। मुझे अपनी वापसी पर जहाँ कुछ सदमे उठाने पड़े हैं, वहाँ ये बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है कि इनका एक ज़ेरे ज़मीन किला तबाह हो गया है और इतने लोग मारे गए हैं। मैंने तो इतनी कामयाबी का तसव्वुर नहीं किया था। मेरा हौसला बहुत बढ़ गया है। अब बाकी काम बहुत आसान महसूस होने लगा है। अब मुझे इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं रही कि इनके चमनीज़ी इतने समझदार क्यों थे, इनके आदमी उड़ते किस तरह थे, वो गोल गोल नकरीले प्लेटें हर चीज़ को किस तरह चीरती हुई गुजर जाती थी, या इनकी दूसरी बहुत सी साइंसी शोबदेबाजियों के फार्मूले क्या थे। इन चीज़ों की जो थोड़ी बहुत मरऊबियत थी अब तो वो भी जहन से निकल गई है। मेरा ये यकीन कुछ और पुख्ता हो गया है कि अगर हम सच्चाई पर हैं और किसी अच्छे मकसद के लिए काम कर रहे हैं तो तमाम तर कम मायगी और बेसरो सामानी के बावजूद आखिरी फतेह हमारी होगी, चाहे इन लोगों के पास अनगिनत साइंसी शोबदे हों, तबाहकुन चीज़ें हों और ख्वाह वो कितने ही मुनज़्ज़म और तरक्की याफ्ता। मेरे महसूसात बहुत पहले से यही हैं, इसलिए तो मैं कभी ज़्यादा परेशान और फ़िक्रमंद नहीं होती। मुझे एक अजीब सा इत्मीनान कल्ब हासिल है, राहिला बोली। फिर इसने अटेंडेंट को इशारा किया। इसने फ्रीज़र बंद कर दिया। राहिला बोली, 2-3 लाशें और भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन वो ज़्यादा अहम लोगों की नहीं हैं। इन्हें सिर्फ मुशाहिदे और तज़किये के लिए यहाँ महफूज किया गया था, क्योंकि इनमें से भी किसी के दिमाग पर और किसी के जिस्म पर कोई हैरत अंगेज़ और नाकाबिल फ़हम सा ऑपरेशन किया गया। मुझे एक ये बात भी बहुत अजीब सी लगी है कि रेड डॉट में नई बहुत ही कमाल के सर्जन मौजूद हैं जो तिलिस्माती किस्म के ऑपरेशन कर सकते थे। तंजीम में इन्हें बहुत अहम मकाम हासिल था। ये भी गोया इनकी हिकमत अमली का कोई ख़ास हिस्सा था। मालूम नहीं मुस्तकबिल में इनका इन सर्जनों से क्या क्या काम लेने का इरादा था। इनके अज़ाइम तो शाख तर शाख फैले हुए जंगल की तरह थे। मालूम नहीं वो किस किस महाज पर क्या क्या करना चाहते थे। फिर मैंने गोया ख़ुद ही अपनी खुशफहमी दूर करने की गर्ज से कहा, हम तो इनके लिए इस तरह थे का सगीगा इस्तेमाल करते हैं जिससे इन्हें पूरी तरह किला कमा हो गया हो। अभी तो ये तलवार हमारे सर पर लटक रही है। मेरा ख्याल है इस सांप ने एक शदीद चोट खाने के बाद बिल में सर छुपा लिया है। हम किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं हैं, राहिला बोली।
बहरहाल अब ये उम्मीद ज़रूर है कि जहाँ इतनी कामयाबी हुई है वहाँ मज़ीद कामयाबी भी हासिल हो जाएगी। हम दोनों मुर्दा खाने के सर्द माहौल से निकल आए। फ्रीज़रों से बाहर भी वहाँ अच्छी खासी ठंड थी। बाहर आकर हरारत का एहसास हुआ। मैं राहिला की रहनुमाई में एक माकूल किस्म के क्वार्टर तक पहुँचा, जिसे कदरे हुस्न ज़न के साथ बंगला भी कहा जा सकता था। ये बंगला हॉस्पिटल के हदूद में ही था। इसमें छोटा सा लॉन भी था जिस पर बड़े खूबसूरत रंगारंग फूल खिले थे। पोर्च में दाखिल होते ही राहिला बोली, असल में ये बंगला हॉस्पिटल के एक डॉक्टर को मिला हुआ है। वो आजकल एक लंबे कोर्स के सिलसिले में मुल्क से बाहर गया हुआ है और मैं यहाँ पनाह गुज़ी हूँ। लॉन के एक कोने में एक माली बैठा खुरपी से क्यारी दुरुस्त कर रहा था। इनकी पुश्त मेरी तरफ थी। मैंने राहिला के साथ बरामदे की तरफ बढ़ते हुए कहा, लॉन की हालत बताती है कि माली बहुत मेहनती है। राहिला होले से हंस दी और बरामदे में रुकते हुए बोली, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि यह माली नहीं है, मेरा बॉडीगार्ड है, लेकिन इसकी ड्यूटी उस वक्त शुरू होती है जब मैं रात को सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती हूँ। इसके बाद ये मेरे घर से निकलने तक के घर के चारों तरफ भूखे चीते की तरह चक्कर लगाता है। फ़लसफ़ा इसके पीछे ये है कि जागते हैं तो मैं अपनी हिफाजत खुद अच्छी तरह कर सकती हूँ, अलबत्ता सोता हुआ इंसान मरे बराबर होता है। इसलिए नफीस साहब ने इसकी ड्यूटी लगाई है कि इस दौरान मेरी हिफाजत करे जब मैं मरे बराबर होती हूँ। हालांकि मेरा ख्याल है मैं इस वक्त भी मरे बराबर हरगिज़ नहीं हूँ। हमने जब पहले से खुले गेट से अंदर कदम रखा था, माली को यकीनन इसी वक्त हमारी आमद का पता चल गया था, लेकिन वो पूरी तरह गर्दन घुमाकर हमारी तरफ देखने की बजाय महज ज़रा सा तिरछा होकर नामहसूस से अंदाज में देखने की कोशिश कर रहा था। वो बारिश मालूम होता था। सर पर पुराने कपड़े की मुख्तसर सी पगड़ी थी। वो गालिबन नौजवान ही था। राहिला इसके बारे में बात जारी रखते हुए बोली, वैसे ये है बड़े कमाल का आदमी, जिन्नात के कबीले से मालूम होता है। रात भर 2-3 गन्नों से मुसल्ला होकर पहरा देता है। दिन में भी जब देखो इधर उधर किसी न किसी चीज़ में हाथ मारता फिरता रहता है। मालूम नहीं सोता किस वक्त है। मेरा ख्याल है मैं तुम्हें इससे मिलवा ही दूँ तो बेहतर होगा। अब चूँकि आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए राहिला तकरीबन आंखों तक चढ़ा हुआ नकाब हटा चुकी थी। बड़े बड़े तारीख शीशों वाला चश्मा अलबत्ता अभी नाक पर टिका हुआ था। अब इसके चेहरे का सिर्फ एक चौथाई हिस्सा सुर्ख और सफ़ेद दिखाई दे रहा था। कोया अब मुज़ाहिका खिदी ने एक और जाविया अख्तियार कर लिया था। राहिला ने बारोब लहजे में पुकारा, ए माली इधर आओ। वो शख्स जो राहिला के बयान के मुताबिक महज शुगल के तौर पर माली के काम से दिल बहरा रहा था, खुरपी रख कर नहायत आहिस्तगी से उठकर हमारी तरफ घूमा। इसकी ये आहिस्तगी इसकी सुस्तबी या बेदिली की निशानदही नहीं कर रही थी, इतना मुझे अंदाज़ा हो गया था। इसका अंदाज दर हकीकत कुछ ऐसा था जैसे इसे पीछे से किसी शख्स ने गन की जोर पर ले रखा हो और वो नहायत एहतियात से हरकत कर रहा हो। फिर वो 90 तुले अंदाज में कदम उठाता करीब आ गया। वो ऐन मेरे सामने आन खड़ा हुआ। हम दोनों चंद सेकंड एक दूसरे का बगौर देखते रहे, फिर एकदम बाजू फैलाकर बड़े और बगल गिर हो गए। इसकी ढीली ढाली वास्कट की दोनों जेबों में यकीनन पिस्टल मौजूद थे, जिनकी चुभन मैंने अपनी पसलियों पर महसूस की थी। राहिला बड़ी खुशदिली से हंस रही थी। हम जब पुरजोश मुआफ़क़ा कर चुके और एक दूसरे की पसलियाँ कड़कड़ा कर अलग हो चुके, तब भी चंद लम्हे तक एक अजीब सी खुशी के साथ एक दूसरे का सर तापा लेते रहे। राहिला बोली, कैसा लगा तुम्हें हमारा ये माली? तुम्हारे लिए बड़ी खुशी और फ़ख्र का मकाम है कि तुम्हें ऐसे माली की खिदमत हासिल है। मैंने कहा, माली भी ऐसा जिसके लिए माल की कतन कोई ज़रूरत नहीं। वो मुस्कुराते हुए धीमे लहजे में बोला, यानी मुझ गरीब को तो तनख्वाह तक देने का तकल्लुफ़ नहीं किया जाता, हालांकि ड्यूटियाँ भी 2-2 देता हूँ। दिन में माली, रात में गार्ड, बल्कि कभी कभी तो मजदूर के फ़राइज़ वे गिले बाद में होते रहेंगे। अब तुम दोनों अंदर चलो। राहिला मुस्कुराते हुए बोली। माली जो दर हकीकत टोनी था, अपने मिट्टी में लथड़े हुए हाथ वास्कट पर रगड़ कर साफ करते हुए हमारे साथ चल पड़ा। राहिला अंदरूनी दरवाजे का ताला खोलने लगी तो टोनी डोरमेट पर गर्द आलूद जूते साफ करते हुए मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, चलें। आपकी आमद की खुशी में आज हमें भी मैडम राहिला के घर में दाखिल होने और इनके हाथों से अपनी कुछ खातिर तवाज़ा कराने का मौका मिल जाएगा, वरना हमारी दौड़ तो सर्वेंट क्वार्टर से लान तक ही रहती है, या फिर रात को अहमकों की तरह इस मकान के गिर्द तवाफ़ करते रहते हैं। मेरे हाथों से खातिर तवाज़ा कराने के तुमने अच्छी कही। राहिला दोनों हाथ में कर इन पर फूंक मारते हुए बोली, तुमने अगर अपनी औकात भूलने की कोशिश की तो वाकई मैं अपने हाथों से तुम्हारी खातिर तवाज़ा करूँगी। इसने कराटे के स्टाइल में से हाथ दिखाया। टोनी मेरी तरफ देखकर ठंडी सांस लेकर बोला, लगता है आपकी आमद से भी अपनी औकात में कोई इजाफा नहीं हुआ। इस पर मुझे भी शर्मिंदगी है। मैंने अपना लहजा हत्तुल इम्कान शर्मसाराना बनाते हुए कहा, मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि मैं अपनी अदम मौजूदगी में इतना डिग्रेड हो चुका हूँ। हम अंदर पहुंचकर ड्राइंग रूम में बैठ चुके तो राहिला ने बुर्का उतार कर एक तरफ रख दिया। अब मैंने सही तौर पर इसका जायज़ा लिया। वो यूँ तो ठीक ठाक ही दिखाई दे रही थी, लेकिन महज आधा चेहरा स्याह होने से इसकी शख्सियत बदल कर रह गई थी। वो कुछ अजीब सी लगने लगी। वो जूते उतार कर दूर फेंकते हुए बोली, इफ़ी मजाक एक तरफ, अब तुम संजीदगी से बताओ, तुम बिल्कुल ठीक हो ना? तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ तो उठाना नहीं पड़ी। हम सब साथी को के यहाँ बहुत बुरी तरह उलझे हुए थे, लेकिन हमारे जहन तुम में ही उलझे हुए थे। हम सब तुम्हारी तरफ से ज़्यादा फ़िक्रमंद थे। हमें अपनी जानों की इतनी फ़िक्र नहीं थी। हाँ सर, मैडम राहिला बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम अब वाकई संजीदगी से आपके बारे में जानना चाहते हैं। हंसी मजाक तो होता ही रहेगा। टोनी वाकई संजीदगी से बोला, वैसे आपको सही सलामत अपने सामने देखकर हमारी खोई खुशियाँ तो गोया वापस आ ही गई हैं। तुम लोग मेरी अदम मौजूदगी में खासे तमीज़दार से हो गए हो। मैं देख रहा हूँ। सब साथियों के लहजे में बड़ा अदब एहतराम
आ गया है। राहिला को सब मैडम या मैडम राहिला कहकर पुकारने लगे हैं। मैंने कदरे हैरत का मुजाहरा करते हुए कहा, सर हम तो क्या, इन्हें तो अच्छे भले सरकारी लोग भी मैडम कहने लगे हैं। टोनी बोला, इन्होंने कारनामे ऐसे अंजाम दिए हैं, हमें तो यहाँ बाकायदा एक तवील जंग लड़नी पड़ी थी और मैडम ने इसमें एक जनरल किसी मुशाक़ी और महारत का मुजाहरा किया था। ये मुजाहरा इस लिहाज से तो इसे महंगा पड़ रहा है कि हर एक ने इसे मैडम कहना शुरू कर दिया। मैंने शरारत से राहिला की तरफ देखा। न जाने क्यों मैडम के अलकाब से जहन में अच्छी खासी पक्की उम्र की खरान किस्म की औरत का तस्वुर जहन में आता है। सर आप मजाक में टालने की कोशिश ना करें, हमें बताएं आप पर क्या गुजरी। टोनी बोला, मुझ पर जो गुजरी मैं तुम लोगों को देखकर वो सब भूल गया हूँ। जिसके तुम जैसे साथी मौजूद हो इस दुनिया में ज़रा भी फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। वापस आने के बाद मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मुझे इस तरह मुँह उठाकर भागने की ज़रूरत ही नहीं थी। हाल मेरा भी तुम लोगों से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं रहा। जब सब दोस्त इकट्ठे होकर बैठेंगे तो फिर ये बातें होंगी। तो कई साथियों से मेरी मुलाकात नहीं हुई। मुनीर, मसूद, शफी शाह, शब्बीर शेख, सरदार अली और हनीफ कहाँ हैं? मैंने भी ज़रा इत्मीनान से बैठते हुए कहा। राहिला बोली, वह सब मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ बहरूपों में ड्यूटी दे रहे हैं जो बज़ाहिर मुझे खेज़ मालूम होती हैं लेकिन ज़रूरी है। मुनीर और मसूद तो वहीं खाना बदोशों की बस्ती में रहते हैं जहाँ से तुम आ रहे हो, लेकिन इस वक्त वो किसी काम से गए हुए थे। सुलेमान भी टुंडे फ़कीर के रूप में वहीं रहता है। इसे जहाँ जाने का हुक्म मिलता है वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है और बज़ाहिर भीख मांगता रहता है और अच्छा खासा दौलतमंद हो चुका है। टोनी ने लुकमा दिया। पिछले दिनों इसकी ड्यूटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इमारत के करीब लगी थी, लेकिन वो जल्दी वहाँ से भाग आया था कि कहीं अंदर से कोई बड़ा अफसर इससे इनकम टैक्स वसूल करने ना आ जाए। वो तो संजीदगी से इस काम को नए पेशे के तौर पर इख्तियार करने की सोच रहा है। बकवास मत करो। राहिला ने इसे डांटा, फिर मेरी तरफ देखकर शिकायती से लहजे में बोली, जब से हम पर ज़रा सख्त वक्त पड़ा है ये कुछ ज़्यादा ही शौक हो गया। मालूम नहीं क्यों इसकी हिस्स मजाक कुछ ज़्यादा ही बेदार हो गई है, वरना ये अच्छा खासा संजीदा नौजवान हुआ करता था। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। टोनी ठंडी सांस लेकर बोला। राहिला सिलसिला कलाम जोड़ते हुए बोली, अहमद टैक्सी चलाता है, इससे और सुलेमान से तो मैं मिल चुका हूँ। मुझे होटल से अहमद ही अपनी टैक्सी में लेकर आया था। मैंने बताया। वो टैक्सी लिए ज़्यादातर इस्लामाबाद होटल के सामने ही खड़ा रहता है और कोशिश करता है कि इसे सिर्फ गैर मुल्की मुसाफिरों को लाना ले जाना पड़े। राहिला ने बताया। सरदार अली गरीब बस्तियों में जाकर बंदर नचाता है क्या? मैं तकरीबन उछल पड़ा। सरदार अली नाम से यही लगता है कि वो कोई देहाती सा शख्स होगा, लेकिन वो एक नफीस मॉडर्न और खालिसन शहरी नौजवान था। चेहरे मेरे और शख्सियत के किसी आसूदा हाल घराने का लड़का लगता था। इसकी शख्सियत टोनी और शफीशा से कुछ मिलती जुलती ही थी, लेकिन वो ज़रा ज़्यादा चौड़ा चकला और कदरे भारी जिस्म का था। टोनी और शफीशा की तरह शरीरे जिस्म का नहीं था। बहरहाल मैंने इसे बंदर नचाने वाले के रूप में तो चश्मे तसव्वुर से भी नहीं देख सकता था। राहिला मेरी हैरत से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए मुस्कुरा कर बात जारी रखते हुए बोली, शायद रेड डॉट वालों के माफ़कुल फितरत के चमनीजियों को देखकर नफीस साहब को ख्याल आया कि इनकी एजेंसी के पास भी एक तरबियत याफ्ता और हैरत अंगेज़ किस्म का बंदर मौजूद है। लेकिन इससे काम लेने का चैलेंज सिर्फ सरदार अली ने कबूल किया और अब वो बंदर नचाने वाले के रूप में दिन भर गरीब बस्तियों में घूमता है और रात को वहीं खाना बदोशों की बस्ती में आ जाता है। ऐसी कौन सी मुहिम है वो? मैंने पूछा। किसी एजेंसी को यह खबर मिली थी कि सरहदी इलाके की तरफ से आने वाला रूसी असला अब गरीब बस्तियों में छुपाया जा रहा है। गैर मुल्की ताकतों ने हमारे यहाँ जो तकरीबकार दाखिल कर रखे हैं या जिन जिन मकामी लोगों को अपना एजेंट बना रखा है, इन्होंने अब कच्ची आबादियों में असला ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया है। फ़रोख्त और तकसीम का काम अब वहाँ से हो रहा है, लेकिन ये बस्तियाँ इतनी ज़्यादा तादाद में इतने बेहंगम तरीके से फैली हुई हैं, इन सब का तलाशी लेना या इनके सिलसिले में कोई सही ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल है। बेगुनाह लोगों को ज़्यादा मारे जाने का ख़तरा होता है। दहशतगर्द तो तरबियत याफ्ता होते हैं, वो बेगुनाहों को मरवाने का बंदोबस्त करके साफ निकल जाते हैं। कार्रवाई करने वालों को बाद में शामत आती रहती है, इन पर खूब लानतान होती है। सरदार अली इस सिलसिले में क्या कर रहा है? मैंने पूछा। इससे इन बस्तियों में जिस जगह के बारे में शुबा होता है कि वहाँ असला ज़ख़ीरा किया जाता है, इस जगह का महल वकूअ वो बंदर को जहन नशीन करा देता है। बाद में बंदर मौका पाकर अकेला वहाँ घुसता है। जगह अगर दुश्वार गुजार भी हो तो वो बंदर होने की वजह से आसानी से वहाँ पहुँच जाता है और कोई ना कोई सबूत हासिल कर लाता है। बाज़ औक़ात तो वो कोई ऐसा हथियार या डिब्बा वगैरह ही उठा लाता है जिससे यकीनी तौर पर मालूम हो जाता है कि वहाँ कोई ज़ख़ीरा मौजूद है। फिर नफीस साहब नहायत खामोशी से वहाँ छापा डलवाने के बंदोबस्त करते हैं। असलहे के 2 बड़े ज़ख़ीरे पकड़ने में कामयाबी हो चुकी है। क्या ये भी रेड डॉट का काम था? मैंने पूछा। ये इसका एक नहायत मामूली सा शोबा था। वो इसमें बराह रास्त कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेती थी। इसने हमारे गली कूचों में ख़तरनाक असलहे का सैलाब लाने के लिए कुछ लोगों को ख़रीद लिया था। बाद में इसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। थोड़े से पैसे के लिए हमारी कौम अपनी जड़ें खुद काटने में खुद कफ़ील है। बहरहाल नफीस साहब लगे हाथों में जिस तरह तवज्जो दी जा सकती है दे रहे हैं। जो काम निमट सकता है निमटाए जा रहे हैं, लेकिन हर काम दर हकीकत बहुत मुश्किल है। सिर्फ ये असलहे का मसला ही हल होता नज़र नहीं आता। मुल्क के एक सिरे से दूसरे सिरे तक इतना असला फैला दिया गया है जिसका अंदाज़ा करना मुश्किल है। ये बड़ा ही ज़ोदो असर जहर है जिससे कौमों को कम से कम वक्त में हलाक किया जा सकता है। इन लोगों को मालूम है कि ये कौम इसी असलहे से खुदकशी कर लेगी। एक लम्हे की खामोशी के बाद राहिला बोली, शफीशा, शब्बीर शेख और हनीफ कदर मुअज़्ज़ज़ाना काम कर रहे हैं। वो कुछ गैर मुल्कियों की निगरानी कर रहे हैं जो यहाँ बहुत ही हसास और अहम ओहदों पर काम कर रहे हैं।
नफीस साहब इनकी निगरानी के लिए सरकारी आदमियों को लगाना नहीं चाहते थे। क्या तुम सब लोग आजकल नफीस साहब की मातहती में काम कर रहे हो? मैंने पूछा। हाँ, राहिला ने जवाब दिया। अपने आदमियों के इंचार्ज तो मैं ही हूँ, लेकिन मैंने नफीस साहब की मातहती में काम करना कबूल कर लिया था। जब हमें मालूम हुआ था कि दर हकीकत वो सिर्फ दिखावे के लिए तुमसे बेइतनाई बरत रहे थे, लेकिन असल में वो हमारे हमदर्द भी थे और हमारे खिदमात के मोतरफ भी, तो मैंने उनके साथ काम करने की पेशकश कबूल कर ली थी। वो बहुत बड़ी ताकत है। कम अज़ कम रेड डॉट के मामले में मुल्क की तीनों बड़ी खुफिया एजेंसियों का सरबराही आर्जी तौर पर इनके पास है। अगर मैं इनका ताउन कबूल ना करती तो रेड डॉट वाले हमें चुन चुन कर मार डालते। नफीस साहब बिलाशुबा बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन वो जो सबसे बड़ी ताकत ऊपर मौजूद है, इसकी खुशनुदी के बगैर कुछ होना नामुमकिन है। मैंने अलामती तौर पर छत की तरफ, लेकिन दर हकीकत आसमान की तरफ इशारा किया। वही सबसे बड़ी ताकत तो दरअसल हमारे दूसरी छोटी छोटी ताकतों का ताउन मुहैया करती हैं। राहिला मुस्कुराकर बोली। हमारा कोई भी मसला हल करने के लिए वो हमें ज़ाहिरी वसाइल तो मुहैया करती है ना। शुक्र है तुम भी बात को समझती हो, मैंने तमानियत से कहा। बहरहाल नफीस साहब ने हमारे साथियों को अजीब ही कामों पर लगा रखा है। बज़ाहिर ये काम कुछ हकीर और मुज़ाहिका खेज़ हैं, लेकिन दर हकीकत बहुत अहम है। राहिला बोली। जब से हमारा रेड डॉट से बराह रास्त टकराव हुआ है, इसके बाद से बहुत से लोग गायब हो गए हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला इन्हें तलाश करना है। इसके अलावा भी हमें सही तौर पर कुछ पता नहीं चल रहा कि कहाँ कहाँ इनका कोई आदमी मौजूद है और वो अपनी अपनी जगह बैठा क्या जाल बुन रहा है। हज़ारों की तादाद में रोज़ाना जायज़ और नाजायज़ तरीक़ों से हमारे मुल्क में जो गैर मुल्की चले आ रहे हैं, इनमें से कौन कौन बिलावास्ता या बिलवास्ता इनके एजेंट हैं और क्या मकसद लेकर आ रहे हैं। हम और नफीस साहब के हज़ारों अफराद पूरे मुल्क में फैलकर अपनी दानस में इन मामलों पर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा ही काम है जैसे समंदर की तह में उतरकर चंद मखसूस मछलियों को तलाश करना। लेकिन मुझे यकीन है कि हम कामयाब हो जाएंगे। इतनी मेहनत, लगन और जज्बात की शिद्दत के साथ हम लोग इस काम में लगे हुए हैं और हमने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो ज़रूर लगवाएंगी। मैंने बस सुख से कहा। फिर मुझे कुछ ख्याल आया और मैंने गोया अपने आप से कहा, मालूम नहीं नफीस साहब को अब भी मेरी इन कुर्बानियों का एहसास है या नहीं। बहुत अच्छी तरह एहसास है, राहिला बोली। इन्हें मालूम है हमें करोड़ों का तो माली नुकसान पहुंच चुका है, कारोबार तबाह हो रहा है, तुम्हारा अजीम शान बंगला धमाके से उड़ाया गया, हमारे कितने ही दोस्तों और हमदर्दों को जान से हाथ धोना पड़े, खुद हमें जो तकलीफ़ें उठाना पड़ी इनका कोई शुमार नहीं। नफीस साहब को इन सब का एहसास है, इसलिए तो अब इनका रवैया इतना बदला हुआ है। वो हमें अपने आदमियों से ज़्यादा इज्जत देते हैं। मुझे वापस आकर यही देखकर सबसे ज़्यादा खुशी हुई है। मुझे तो इनका दिल जीतना रेड डॉट से मुकाबले करने से ज़्यादा मुश्किल महसूस होता था। मैंने कहा, इन्हें हमारी बेगर्जी का भी अंदाज़ा हो चुका है। राहिला, जब इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर हमें अपने साथ शामिल किया और इसके लिए निज़ाम भी तैयार किया, बाकायदा अपनी अपनी हदबंदियाँ मुकर्रर की, तो इन्होंने हमें सरकारी ख़जाने से बाकायदा तनख्वाहें, तमाम अलाउंसेस और ख़राजात वगैरह भी दिलवाने की पेशकश की थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और इन्हें बताया कि हम इतने गए गुजरे नहीं हैं कि सरकारी ख़जाने पर बोझ बने या सीक्रेट फ़ंड्स वगैरह अपने ऊपर खर्च कराएं, जबकि हमारा इनका साथ भी आर्जी है। ना जाने कब हमारा काम ख़त्म हो जाए और हमारे रास्ते अलग अलग हो जाए। फिर एक लम्हे के तवक्कुफ़ से वो बोली, अपनी अपनी जगह मुख्तलिफ़ ड्यूटियाँ अंजाम देने के साथ साथ हमें कभी कभार इस मकाम पर भी जाना पड़ता है जहाँ बज़ाहिर वाटर सप्लाई का काम हो रहा है। अगर वहाँ सुरंग की खुदाई कामयाब हो जाती है और कहीं रेड डॉट का ज़ेर ज़मीन किला निकल आता है, तो हमें इसके रद्द-ए-अमल के लिए भी तैयार रहना होगा। फ़िलहाल तो हम सब बज़ाहिर मज़दूर वगैरह की हैसियत से वहाँ जाते हैं और काम का जायज़ा लेकर अपनी अपनी राय देते हैं। हालांकि हम ना इंजीनियर हैं, ना इलेक्ट्रॉनिक्स या दूसरे अलूम के माहिर, लेकिन हमारी राय को बहरहाल अहमियत दी जाती है और वह रिकॉर्ड पर आती है। अगर हम कोई मशवरा दें तो इस पर अमल किया जाता है। मैंने ज़रा दिलचस्पी से आगे खिसकते हुए पूछा, तुम लोग किस नतीजे पर पहुँचे हो? इस खुदाई का कोई नतीजा निकलता नज़र नहीं आ रहा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, राहिला बोली। बहुत ही ख़ास किस्म के कंप्यूटराइज मवाद की बुनियाद पर फोर्सेस के बड़े ख़ास इंजीनियरों वगैरह के मशवरों के बाद ये काम शुरू किया गया है। शायद कोई नतीजा निकल आए। हम तो बस इनकी मदद के लिए साथ लगे हुए हैं। इसी दौरान स्टील की एक बड़ी सी ट्रॉली पर हॉस्पिटल के मेस ने खाना आ गया। टोनी बाहर जाकर बर्तनों में खाना लाने के बाद बोला, हम गरीबों खाना बदोशों के बहुत अच्छे खाने के इंतजाम हैं, बैठे बैठाए खाना मिल जाता है। तभी इसकी तबीयत में कुछ हराम खोरी सी आती जा रही है, राहिला खाना मेज़ पर लगाते हुए बोली। खाने के दौरान भी बातें होती रहीं और मुझे हालात से ज़्यादा आगाही होती रही। इसी दौरान राहिला स्याह चश्मा भी उतार चुकी थी और मैंने कई बार गैर महसूस से अंदाज में ज़रा करीब से इसके चेहरे के स्याह हिस्से का जायज़ा लिया। इसकी जिल्द सफ़ेद हिस्से ही तरह हमवार थी, लेकिन इसमें तारकोल की सी चमक थी। खाने के बाद राहिला बर्तन समेट कर एक तरफ रखते हुए टोनी से मुखातिब हुई, इतनी देर से हम लोग बातें कर रहे हैं, खाना भी खा लिया, बोल कर दोबारा गला खुश्क हो गया है, लेकिन तुम्हें इतनी तौफीक नहीं हुई कि किचन में जाकर काफ़ी बना लो। बॉस के लिए जान देने को तो तैयार रहते हो, इनकी खातिर मदारत के लिए काफ़ी बनाने की कोई कोशिश नहीं करते। ये शोभा ख़वातीन का है। टोनी कांव से उतरकर देहातियों वाले अंदाज में कालीन पर बैठते हुए बोला, जब तुम्हें कोई मुकद्दरों की मारी खातून खाना मैसर आ जाएगी तब ये बात करना। फ़िलहाल तो जाकर काफ़ी बना लो, क्योंकि यहाँ कोई खातून खाना नहीं और हम सब कमांडोज़ की ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, राहिला बोली। टोनी ने फिर उठने में मसनूई हिचकिचाहट का मुजाहरा किया और राहिला पहले से ज़्यादा बारोब लहजे में बोली, मैं तुम्हें कमांडर STF2 की हैसियत से हुक्म देती हूँ कि जाकर खुद समेत तीनों के लिए काफ़ी बना कर लाओ। तब टोनी कराकर उठ खड़ा हुआ और छत की तरफ देखकर फरियादी अंदाज में बोला,
अल्लाह मियाँ बाकी औरत को इख्तियारात मत दीजिएगा, ये तो मालूम नहीं मर्दों का क्या हाल करेंगे। ज़रा अंदाज़ा लगाइए, काफ़ी बनवाने के लिए कमांडर STF-2 के इख्तियारात इस्तेमाल हो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, छोटी मोटी हैसियत में तुम मर्द लोग बेचारी औरत की बात पर कान ही कहाँ धरते हो। राहिला मुस्कुराहट ज़ब्त करते हुए बोली। टोनी अपनी मुख्तसर सी पगड़ी के दरमियान सर खुजाता किचन में चला गया। मैंने राहिला से पूछा, ये STF-2 क्या बला है भाई? स्पेशल टास्क फोर्स नंबर 2। राहिला बोली, यानी हमारे साथियों ग्रुप जिसकी कमांडर मैं हूँ। रेड डॉट का किला कमा करने के लिए जो सरकारी मशीनरी हिस्सा ले रही है वो STF-1 कहलाती है। हम लोग इनके सामने इसी तरह हैं जैसे पहाड़ के सामने चूहा, लेकिन फ़िलहाल आर्दी तौर पर हमारी भी एक सरकारी हैसियत है। अब तुम आ गए हो तो शायद अपने ग्रुप के कमांडर के फ़राइज़ तुम्हें संभालने पड़े। मुझे माफ़ी रखो, मैंने जल्दी से हाथ बांधते हुए कहा। मुझे फ़िलहाल हालात के सर पैर का सही तौर पर पता नहीं है। मैं ऐसी कमांडरी का अहल नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारे मातहत के तौर पर काम करने के लिए तैयार हूँ। जिम्मेदारियों से जान छुड़ाना तुम्हें खूब आ गई है। राहिला बोली, फ़िलहाल तो मुझे यहाँ कोई काम ही नज़र नहीं आ रहा। वो जो एक कहावत है ना कि फ़लसफ़ी इसे कहते हैं, जो किसी तारीख कमरे में वो चूहा तलाश कर रहा होता है जो वहाँ मौजूद नहीं होता। मुझे इस वक्त तुम सब इसी किस्म के फ़लसफ़ी लग रहे हो। मैंने इसे चिढ़ाने की कोशिश की। तुम वाकई नए आने हुए लग रहे हो। अभी सूरत हाल तुम्हारी समझ में नहीं आ सकी। हम इतने अहमक नहीं हैं कि महज इधर उधर टामक टोइयाँ मारने के लिए इतना वक्त और एनर्जी ज़ाया करते फिरें। काम बहुत सिमतों में बहुत खामोशी से हो रहा है और इसके नतीजे यकदम सामने आएंगे। पहले का तो मुझे मालूम है कि तुम लोग अहमक नहीं थे और तुम्हें इधर उधर टामक टोइयाँ मारने की आदत नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा शायद सरकारी तहवील में आने के बाद ऐसे हो गए हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ज़्यादा तंज फरमाने की ज़रूरत नहीं, वरना ऐसा घूंसा रसीद करूँगी कि ये फोमाचुकट नकली मूछें दांतों समेत मैदे में पहुँच जाएंगी। इसने घूंसा हवा में लहराया। बस हमें इतनी जल्दी भी अपनी औकात पर आने की ज़रूरत नहीं। मैंने हाथ उठाते हुए कहा, ज़रा संजीदगी से ये बताओ नफीस साहब से ये सब मामला कब और किस तरह तय पाए? यकदम ही और बड़े तूफ़ानी से अंदाज में राहिला ने जवाब दिया, हमें तो मालूम ही नहीं था कि नफीस साहब हमारी निगरानी करा रहे हैं। हमें मशकूक समझकर नहीं बल्कि हमारे ज़रिए रेड डॉट के बारे में ख़बरदार रहने के लिए। फिर वो अपने तराशीदा बालों में उंगलियां फेर कर गहरी सांस लेकर बोली, जब वज़ीर ख़ारजा हफीज़ साहब के आबाई मकान पर लाहौर में हमारा रेड डॉट से टकराव हुआ और तुम हस्बे प्रोग्राम रूपोश होने के लिए निकल गए थे तो तुम्हारे पीछे नफीस साहब के आदमी हमारी मदद के लिए आन पहुँचे थे। ये तो नहीं कहा जा सकता था कि इनके बाद बिल्कुल पासा ही पलट गया था, लेकिन सूरत हाल बहुत बदल ज़रूर गई थी। एक जंगली हेलीकॉप्टर तक हमारी मदद के लिए आन पहुंचा था, लेकिन वो मखलूक जो कमर पर कोई मशीनरी वगैरह बांधे उड़ती फिर रही थी, इनमें से एक ने इस हेलीकॉप्टर को भी फ़िज़ा में ही धमाके से तबाह कर दिया। तब नफीस साहब को अंदाज़ा हुआ कि इनका सामना वाकई कुछ ख़तरनाक लोगों से था। वो इस वक्त लाहौर में ही एक कंट्रोल रूम में बैठे थे और इन्हें एक पल की खबर मिल रही थी, लेकिन हमें ये बात मालूम नहीं थी। बहुत से कमांडो वहाँ पहुँच चुके थे और हम हैरान थे कि वो कौन लोग थे जो हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। मैं हैरत से राहिला की बातें सुन रहा था जो शायद एक बार फिर इस वक्त के तस्वर में खो गई थी। एक लम्हे की खामोशी के बाद वो सिलसिला कलाम जोड़ते हुए बोली, इस रोज़ रेड डॉट ने हमारा जल्द अज जल्द सिफाया करने के लिए वो उड़ने वाले आदमी काफ़ी तादाद में मैदान में झोंक दिए थे। इनमें से एक ने तो सैकड़ों मील तक मेरा पीछा किया था। मैंने इसे बताया था, फिर मैंने यूं ही अंदाज़ा एक तदबीर की। शायद इसके बाद इसने मेरा सुराग खो दिया। मुझे शुबा हुआ था कि मेरी घड़ी में कोई ऐसी चीज़ थी जो इसे मेरे बारे में सिग्नल दे रही थी। मैंने घड़ी से छुटकारा हासिल कर लिया था। बहरहाल रात होने तक वो लोग बड़ी बड़ी जन्नाती चमगादड़ों की तरह अंधेरे में आसमान से उतर आए थे और अजीब व गरीब किस्म की लाइट्स के ज़रिए हमें तलाश कर फिर रहे थे। मौत इनके रूप में हमारे ताक़ुब में थी। हम जगह जगह चुपते फिर रहे थे, लेकिन फिर वह हर इस जगह को तबाह कर देते जहां हम पनाह लेते थे। इसी दौरान कई कमांडोज भी मारे गए। हम सब बिखर गए थे और मेरा ख्याल है हम इस रोज़ कई मील के दायरे में दौड़ते होंगे। ऐसे भी तो बहुत से लोग मौजूद हैं जो उड़ नहीं सकते थे। वो इब्तदा ही में हम पर हमलावर हुए। वो हफीज़ साहब को उठा कर ले जाने या फिर कत्ल करने के लिए आए थे। मैंने याद दिलाया, इनमें से तो बेशतर शुरू ही में मारे गए थे। इन्हें तो हम खातिर में ही नहीं ला रहे थे। हमारे लिए तो असल मसला वो उड़ने वाले लोग बने हुए थे। आखिर नफीस साहब खुद फोर्सेस के ख़ास आदमियों की एक टीम के साथ वहाँ पहुँचे। इन्होंने तो इन लोगों पर बाकायदा बमबारी तक कराने का बंदोबस्त कर लिया था, लेकिन इस वक्त तक शायद कुदरत को हम पर तरस आ गया। वो एक बार फिर खामोश हो गई। क्या हुआ था? मैंने कदरे बेताबी से पूछा। इनके जिस्मों के साथ जो भी मशीनरियाँ मुंसलिक थी वो किसी जगह से कंप्यूटर से कंट्रोल होती थी। शायद इसके कंट्रोल में ही कहीं कोई ख़राबी हो गई थी, जिसके नतीजे में सभी बैक वक्त उड़ने से माजूर हो गए। इन पर बहुत हैवी गनों से फायरिंग भी की गई थी। फायरिंग से तो फिर भी इन्हें कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन उड़ने से माजूर होने के बाद इनमें से कई जिंदा हमारे और नफीस साहब के आदमियों में काबू में आ गए। इसी तरह इस मार्के का तो गोया वहीं इख्तिताम हो गया। इसी दौरान टोनी एक ट्रे में काफ़ी के मग सजाए ले आया और तपाई पर रखते हुए बोला, गालिबन इस रात की कहानी चल रही है जिस रात हमें नई ज़िंदगी मिली थी। ऐसी रातें तो हमारी ज़िंदगी में 2 आई थी, इनमें से एक का जिक्र हो रहा है। राहिला बोली। काफ़ी की एक चुस्की लेकर इसने सिलसिला कलाम जोड़ा। नफीस साहब ने एक बड़ी अक्लमंदी की जिसकी अहमियत को शायद हम ना समझ पाते। इन्होंने ज़िंदा हाथ आ जाने वाले इन आदमियों को फौरी तौर एक खसूसी त्यारे के ज़रिए पिशावर से आगे किसी खुफिया मकाम पर मुंतकिल करा दिया। इसी दौरान इन्होंने मुझसे मीटिंग की और पूछा कि यह सारा चक्कर क्या है।
मैंने इन्हें सब कुछ बिल्कुल सच सच बता दिया, बल्कि हल्की फुल्की लानतान भी की, और जो इनके करने के काम थे वो काम हम करते फिर रहे थे। हमारे साथी मर रहे थे, कारोबार तबाह हो रहे थे। मैंने तुम्हारे सिलसिले में भी इनसे गिले शिकवे किए कि इन्होंने तुम्हारी बातों पर एतबार नहीं किया, जिसकी वजह से नौबत यहाँ तक आई और आखिर तुम्हें भी फ़रार होना पड़ा। तब नफीस साहब ने अपना मौक़िफ़ बयान किया और बताया कि इनकी बेअतनाई वगैरह सब मसनूई थी। वो बैक वक्त कई महाजों पर बड़ी कामयाबी और राजदारी से लड़ रहे थे। इन्होंने फ़ौरी तौर पर हमें भी गायब करा दिया। हम सब को छुपने के लिए अलग अलग खुफिया ठिकाने फराहम किए। वो ठिकाने भी हम रोज़ बदलते रहते थे, लेकिन हमारा इस दौरान एक दूसरे से रब्ता रहा और नफीस साहब को साथ मिलकर हम लाया अमल भी तय करते रहे कि हम क्या करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए। इस दौरान रेड डॉट का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। मैंने पूछा, इसके कई आदमी मारे गए थे और कई गायब हो गए थे। मेरा ख्याल है नफीस साहब हमें सही तरह छिपाने में कामयाब रहे थे। इस दौरान हम अपने अपने घरों और दफ्तरों या दूसरे ठिकानों के करीब भी नहीं फटके थे, लेकिन ये अंदाज़ा बहरहाल हो रहा था कि रेड डॉट के नादीदा से एजेंट मौत के हरकारों की तरह हमें ढूंढते फिर रहे थे। कई मशकूक अफराद इसी दौरान नफीस साहब के आदमियों के हत्थे चढ़े, लेकिन इनका यह बड़ा कमाल था कि तफ्तीश के किसी भी मरहले तक पहुँचने से पहले वो किसी न किसी तरह खुदकुशी करते चले गए। हालांकि इनकी मुकम्मल तलाशी लेकर इन्हें किसी खुफिया मकाम पर कैद किया जाता था। बज़ाहिर इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती थी जिसके ज़रिए वो खुदकुशी कर सकते थे। इसके बावजूद किसी का जिस्म खुश्क मिट्टी की तरह चटका हुआ मिलता, वही अंदाज़ जिसमें से तारा की मौत वाक़या हुई। मैंने तस्दीक चाही, हाँ बिल्कुल वही अंदाज़। राहिला ने जवाब दिया, लेकिन यह पता नहीं चलता कि जहर इन्होंने कब और किस तरह इस्तेमाल किया। कोई हाथ पांव बंधे होने के बावजूद जापानियों की हाराकारी वाले तरीके से अपनी ही ज़ुबान अपने ही हलक में उलट कर दम घुटने से मर जाता, और किसी की तो मौत का सबब भी मालूम करना मुश्किल हो जाता। इसी तरह कई आदमी नफीस साहब के आदमियों के हत्थे चढ़े, लेकिन इसका कतई कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसने धीरे धीरे काफ़ी की चंद चुस्कियाँ। इसकी मरमरी और मखरूती उंगलियां मग के बड़े से हैंडल पर सख्ती से जमी हुई थी। वो बिलाशुबा फौलादी एसाब की मालिक थी। मुझे फ़ख्र था कि मेरी जैसी लड़की मेरी साथी है। चंद लम्हे की खामोशी के बाद वो बोली, एक मरतबा के ज़ोरदार बराह रास्त टकराव के बाद सूरत हाल फिर पहले की तरह मायूस कुन हो गई थी। नफीस साहब के साथ हमारा बाज़ाब्ता तौर पर इत्तेहाद हो चुका था। तमाम मामलात और तफसीलात तय हो गई थी, लेकिन इस इत्तेहाद का कोई फ़ायदा नहीं था। उड़ने वाले जो लोग हाथ लगे थे और जिन्हें नफीस साहब ने पेशावर के करीब किसी खुफिया मकाम पर भिजवाया था, इनसे भी कोई काम की बात मालूम नहीं हो सकी। मैंने पूछा। मैं वही बताने लगी थी, राहिला बोली। वो बहुत मामूली लोग थे और एक तरह से कुर्बानी के बकरों के तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे। सब हमारे हम वतन थे। बहरहाल नफीस साहब के आदमियों के जो भी तफ्तीश वगैरह के तरीके होंगे वो इन पर आजमाए जाते रहे होंगे। कई दिन बाद आखिरकार इनमें से एक ने ज़ुबान खोली और चंद गैर मुल्कियों के नाम बताए, जिनके तवस्सुत से इन्हें भारी भारी रकमें मिली थी, और रफ्ता रफ्ता इन्हें मुख्तलिफ़ कामों की तरबियत देकर इनमें उलझाया गया था। लेकिन इन्हें यह नहीं मालूम था कि इस सारे सिलसिले के पस पर्दा असल ताकत किसकी थी और असल खेल क्या चल रहा था। वो बस बिकाऊ किस्म के अनासिर थे, मालूम नहीं क्या कुछ कर चुके थे। ये अजीब बात थी कि गिरफ्त में आने के बाद वो खुदकुशी नहीं कर सकते थे। मालूम नहीं किस तरह वो इस सहूलत से महरूम रह गए थे। शायद इनके पास अहम मालूमात नहीं थी, इसलिए इन्हें इस सहूलत से आरास्ता करना ज़रूरी ना समझा गया। फिर वो इसलिए इस सहूलत से महरूम रह गए हों कि इन्हें हंगामी तौर पर आना पड़ा। मैंने ख्याल जाहिर किया, खैर वजह ख्वाह कुछ पी रही हो, बहरहाल वो ज़िंदा रहे। अलबत्ता तफ्तीश में इनकी जो हालत हुई सो हुई। इस दौरान एहतियातन इन्हें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता रहा। शायद इन तमाम किलों में रखा गया जो तारीख से ज़्यादा तफ्तीश के सिलसिले में मशहूर हैं। जिन गैर मुल्कियों के नाम इनमें से किसी ने बताए थे, इनके सिलसिले में क्या किया गया मैंने पूछा। वो सब के सब सफ़ेद फार्म थे और किसी न किसी सरकारी या नीम सरकारी हैसियत में यहाँ मौजूद थे। ताहम बड़ी एहतियात से इन पर हाथ डालने का मंसूबा बनाया गया, लेकिन पता चला कि इनमें से बेशतर गायब हो चुके थे। सिर्फ 2 अफराद हाथ आए हैं। इन्हें पकड़ने पर फौरी एहतजाज शुरू हो गया। सिफारती ताल्लुकात ख़राब होने लगे, हुकूमत के लिए मसाइल खड़े होने लगे, इंजाम ख़राब करने की धमकियाँ मिलने लगीं, अजीब अजीब साजिशें शुरू हो गई। हमारा पूरा हुकूमती ढांचा लड़ने लगा। नफीस साहब पर चारों तरफ से ज़बरदस्त दबाव था। ओह मेरे खुदा, मैं बेख्तियार ठंडी सांस लेकर रह गया। छोटे कमज़ोर और मुंतशिर से रहने वाले मुल्कों की बेबसी की ये बड़ी पुरानी कहानी है। राहिला खफीफ से मुस्कुराहट के साथ बोली। ताहम नफीस साहब ने होशियारी से अपना काम जारी रखा। इन्होंने इस दबाव के सामने हथियार नहीं डाले, लेकिन गैर ज़रूरी अकड़फों का मुजाहरा भी नहीं किया। वो बड़ी डिप्लोमेसी से चलते रहे। इस दौरान हालात ने एक अजीब पलटा खाया। हमें एक ऐसे तरीके से मदद मैसर आई जिसका हमें वहम व गुमान भी नहीं था। वो एक लम्हे के लिए पुरख्याल अंदाज में अपनी काफ़ी के मग को देखती रही, फिर बोली, हनी उर्फ प्रिंसेस तहमीना को तुम अभी मिस्र मर्ग पर देख कर आए हो? तुमने इसे तंदुरुस्ती और सेहतमंदी की हालत में भी देखा है? हाँ, मैंने अपने दिल में अफसरदगी की एक लहर महसूस करते हुए कहा। लोग 5 स्टार होटल में इसका डांस देखकर दीवाने हो जाते थे। यहीं हनी इन दिनों रेड डॉट के पास थी और कुछ दिनों के लिए ज़ेर अताब रहने के बाद किसी न किसी तरह अपना एतमाद काफ़ी हद तक बहाल करा चुकी थी। रेड डॉट वालों ने इसे हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी और मारूफ सियासी शख्सियत के पीछे लगाया था। वो शख्सियत कुछ अरसे के लिए एक बहुत बड़े ओहदे पर फाइज रही थी। इस दौरान एक नहायत अहम फ़ाइल इंसाफ के सामने से गुजरी थी, जिसे तुम हमारा एक बड़ा कौमी राज भी कह सकते हो।
हनी को इसके सिर्फ चंद अहम नुकात मालूम करने के लिए इस शख्सियत के पीछे लगा दिया गया। इसे करोड़ों रुपए की पेशकश के इख्तियारात भी दिए गए थे। क्या हनी इस मिशन में कामयाब हो गई थी? मैंने बेताबी से पूछा। राहिला ने नफ़ी में सर हिलाया। वो महज दिखावे की हद तक ये काम कर रही थी, इसकी हकीकी दिलचस्पी इसमें नहीं थी। दूसरे वो शख्सियत भी कम अज़ कम इस अहम कौमी राज के सिलसिले में इसके काबू में नहीं आने वाली थी। ताहम इसने दिखावे के लिए इस शख्सियत तक रसाई हासिल कर ली थी और बज़ाहिर इसे ढप पर लाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन असल अहम बात यह है कि इस दौरान इसने एक जगह मेरी झलक देख ली। मुझे तुम्हारी करीब 3 साथी की हैसियत से पहचानती थी और इसे यह भी मालूम था कि रेड डॉट को जो नुकसान पहुँचा था इसमें मैंने खासा अहम किरदार अदा किया था। ये मालूमात भी इसे रेड डॉट में होने की वजह से ही हासिल हुई थी। रेड डॉट वालों को जिन लोगों की तलाशी थी, मैं इनमें सर फहरिस्त थी। हनी को भी इस सिलसिले में मेरे बारे में फीड किया गया था। वो अपनी दीगर सरगर्मियाँ जारी रखते हुए मेरे बारे में भी ख़बरदार रहे और अगर मेरा कोई सुराग मिले तो फ़ौरन रेड डॉट को मुतला करे। लेकिन वो ऐसा करने की बजाय तुमसे मिल बैठी। मैंने ख्याल जाहिर किया। हाँ, वो जान की बाजी लगाकर रेड डॉट के ख़िलाफ़ एक आखिरी दाव खेलने का फ़ैसला कर चुकी थी। इसने बड़ी होशियारी से चंद मिनट के लिए मुझसे मुलाकात की और इन चंद मिनटों में इतनी बहुत सी मालूमात मेरे कानों में उंडेल दी कि मेरे लिए इनको संभालना मुश्किल हो गया। वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। टोनी हवा में किसी गैर मरी चीज़ को घूरते हुए बोला, ये दर हकीकत हमारे लिए बहुत बड़ी इमदाद गैबी थी। वहाँ से सही मानों में हमें पहला ब्रेक थ्रू मिला, वरना हम तो क्या, नफीस साहब की बड़ी सारी फोर्स न जाने कब तक टामक टोइयाँ जारी रख। राहिला बोली। हनी ने मुझे बताया कि जहांगीर के मकबरे से तकरीबन 2 मील के फासले पर रेड डॉट का ज़ेर ज़मीन किला था। मुख्तलिफ पोश इलाकों में इनके पास कई बंगले भी थे जो मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ मकासद में इस्तेमाल होते थे। लेकिन असल अहमियत इस ज़ेर ज़मीन किले की थी। इसके दाखिले का रास्ता और हवा का निज़ाम वगैरह इससे बिल्कुल अलग थलग एक खंडर में था, जिसे इन्होंने अपने साइंसी शोबों से इतना ज़्यादा आसेबज़दा बनाया हुआ था कि कोई इसके करीब भी नहीं फटकता था। इस खंडर से जो रास्ता ज़ेर ज़मीन किले तक जाता था, इसे तलाश करना भी एक के बस की बात नहीं थी। लेकिन लाहौर में जिन दिनों मेरी रेड डॉट से कशमकश चल रही थी, इन दिनों में बहुत सी बातों की वजह से मुझे अक्सर शुबा होता था कि कहीं ना कहीं इनका कोई बहुत बड़ा ज़ेर ज़मीन ठिकाना ज़रूर मौजूद था। लेकिन फिर मैंने ये सोचकर ख़ुद ही अपने ख्याल की तरवीद कर देता था कि जेम्स बॉन्ड के नावलों और अमली दुनिया में कुछ तो फ़र्क होना चाहिए था। इस ज़माने में तो छोटी मोटी दहशतगर्द तंजीमें भी अपने अपने ज़ेर असर मुल्कों में कोठियाँ बंगले हासिल करके आम आबादियों में भी अपनी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहती थी और कानून की आंखों में धूल झोंकती रहती थी। इन हालात में रेड डॉट जैसी तंजीम को, जो गालिबन अपनी जड़ व बुनियाद और अपनी साइंसी तरक्की के लिहाज से दुनिया की सबसे ताकतवर तंजीम थी, इतने खड़ाक में पड़ने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन अब राहिला की बातों से साबित हो रहा था कि मेरा शुबा दुरुस्त ही था। राहिला ने बात जारी रखी। खंडर से जो रास्ता कंक्रीट के किले तक जाता था, इसके इख्तिताम पर एक कंप्यूटराइज आहनी दरवाज़ा था जिसमें एक कंप्यूटर कार्ड डाला जाता था तो चंद सेकंड बाद इसका कुफल खुल जाता था। लेकिन यह भी मुमकिन नहीं था कि कोई भी किसी तरह वो कार्ड हासिल करके इस दरवाजे के स्लॉट में डाल लेता, क्योंकि इस पर अपने अंगूठे का निशान भी एक ख़ास जगह पर सब्त करना होता था जो इंसान को वैसे नज़र नहीं आता था। अगर कंप्यूटर के रिकॉर्ड में अंगूठे का वो निशान मौजूद होता था तो दरवाज़ा खुलता था, वरना नहीं। अगर किसी भी अंदाज में ताकत के इस्तेमाल से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की जाती तो क्या होता? मैंने पूछा। इनका खुद का दिफाई निज़ाम हरकत में आ जाता, जो किसी छोटी मोटी फ़ौज को तबाह करने के लिए काफ़ी था। राहिला ने जवाब दिया। हनी ने यह बात मुझे अच्छी तरह समझा दी थी कि ज़बरदस्ती अंदर दाखिल होने की कोशिश न की जाए। एक बार दरवाजे ही के रास्ते अंदर दाखिल हो जाए, इसके बाद जो भी मुनासिब समझे वो करें, या जैसे भी हालात हों इनके मुताबिक हिकमत अमली इख्तियार करें। इसने मुझे कार्ड प्लास्टिक में मलगूफ़ करके दे दिया और इस पर इसके अंगूठे का निशान पहले ही सबत था। हमें इस नादिदा निशान की हिफाजत करना थी ताकि वह ना तो ख़राब होने पाए और ना ही इसके साथ किसी अजनबी की उंगलियों के निशानात गिडमिड हों। राहिला एक लम्हे के लिए खामोश होकर अपना हाथ फैलाकर गोया अपनी उंगलियों के निशानात में उलझने लगी। हम काफ़ी ख़त्म कर चुके थे। टोनी ट्रे उठाकर किचन की तरफ जाते हुए बोला, मैं ज़रा बाहर ही जा रहा हूँ, अगर कोई ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। इसके चेहरे पर अब गहरी संजीदगी सी। ट्रे किचन में रख कर वो वहीं से बाहर चला गया। एक लम्हे की खामोशी के बाद राहिला बोली, यूहानी की बदौलत हमारे 2 बड़े मसले तो कतई गैर मुतवक्के तौर पर हल हो गए। यानी एक तो इनके खुफिया ठिकाने का महल वक़ूफ़ मालूम हो गया, दूसरा इसमें आसानी से दाखिल होने का ज़रिया हाथ आ गया। हनी ने किस तरह इस कार्ड का डुप्लीकेट हासिल किया था और कैसे कोई फ़ैसला कौन दाव खेलने के लिए संभाल रखा हुआ था, इसे दरअसल तुम्हारा इंतज़ार था। तुमसे मुलाकात की उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था और इसकी छठी इसे ख़बरदार कर रही थी कि वो किसी बुरे अंजाम से 2-4 होने वाली थी, इसलिए वो जल्द कुछ कर गुजरना चाहती थी। इसने मुझे तुम्हारी जानशीन समझकर तमाम मालूमात मेरी झोली में डाल दी। राहिला को जैसे यकदम कोई ख्याल आया, चौंकते हुए बोली, मैं तुम्हें नहायत इख्तिसार से सब कुछ बता रही हूँ, किसी भी बात की तफसील में नहीं जा रही। इसके बावजूद अगर तुम बोर हो रहे हो तो मुझे बता दो, ये बातें फिर किसी और वक्त के लिए उठा रखते हैं।
बेकार बातें मत करो, जिन चक्रों ने हमारी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है इनके बारे में मैं सुनते हुए बोर होने लगूंगा। ये तो इश्तियाक और तजस्सुस की ज़्यादती की वजह से इस वक्त मैं खलासे पर इक्तफ़ा कर रहा हूँ। बाद में अगर आराम और सुकून से बैठना नसीब हुआ और ज़रा ज़्यादा फुर्सत मैसर आई तो मैं हर बात पूरी तफसील से सुनूंगा, मैंने तेज़ी से कहा। तब वो सोफ़े के पिछते से टेक लगाते हुए बोली, हनी से मेरी मुलाकात भगदड़ की सी हालत में हुई थी। खौफ से इसके हवास ठिकाने नहीं थे, लेकिन इसने मुख्तसर वक्त में जो कुछ मुझे बता दिया था वो मेरी तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा था। खुशी और हैजान से मेरे हाथ पाँव फूल गए। मैं भागी भागी नफीस साहब के पास गई। मेरा ख्याल है इस दौरान मैं कुछ ज़्यादा मोहतात नहीं रह सकी और रेड डॉट वालों की नज़र में आ गई। ओह, मैं नहायत धीमी आवाज़ में कराह कर रह गया। ताहम ये अच्छा हुआ कि मैंने फौरी तौर पर वो मालूमात नफीस साहब को मुंतकिल कर दी थी और वो कंप्यूटराइज कार्ड भी इनके सपोर्ट कर दिया था। इन्होंने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया और फौरी तौर पर ऑपरेशन के इंतजामात किए। मंसूबा इनका यही था कि इस ज़ेर ज़मीन ठिकाने पर कब्ज़ा की कोशिश की जाएगी और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़िंदा हाथ आ सके इन्हें ज़िंदा पकड़ा जाए। लेकिन अगर इसमें ज़रा भी दुश्वारी पेश आए या इन लोगों की तरफ से ख़तरनाक रद्दअमल ज़ाहिर हो तो फिर किसी बात की परवाह किए बगैर सब कुछ तबाह कर दिया जाए। लेकिन सब तैयारियाँ करने के बाद जब इन्होंने मुझे ब्रीफ़ करने के लिए मेरे ठिकाने पर तलाश किया तो मैं गायब थी। तुम कहाँ चली गई थी? मैंने जानना चाहा। मुझे रेड डॉट वालों ने अगवा कर लिया था, इसने तवील सांस लेकर कहा। ओह नो, मेरे दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर भींच दिया। क्या इन्होंने तुम्हें टॉर्चर किया? अभी इन्होंने हल्का फुल्का आगाज़ ही किया था, करंट वगैरह लगाया और कुछ ख़ास किस्म की चीर फाड़ का इरादा कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए मैं बच गई। इनके तो मेरे बारे में बहुत लंबे प्रोग्राम थे। इन्हें नहीं मालूम था कि इनके ज़ेरे ज़मीन किले के ख़िलाफ़ इस रात ऑपरेशन होने वाला था। वो तो मेरी ब्रेन वाशिंग वगैरह भी करने का इरादा रखते थे। इन्होंने तुमसे क्या पूछ-गुछ की? इन्हें पूछ-गुछ भी की ज़्यादा जल्दी नहीं थी। इब्तदाई तौर पर वो यही जानना चाहते थे कि मुझे रेड डॉट के बारे में क्या मालूमात हासिल थी और मैंने इन्हें कहाँ तक पहुँचाया था। मैं टाल मटोल करती रही, इन्हें उल्टे सीधे जवाब देती रही। सितम ज़रीफ़ी ये थी कि इस दौरान हनी भी वहाँ मौजूद थी। बज़ाहिर वह समंदर की तरह पुरसकून थी, लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि इसके दिल की कैफियत क्या होगी। इसे यकीनन ख़दशा होगा कि मैं तशद्दुद की वजह से इसका पोल खोल दूँगी कि इसने हमें कुछ मालूमात फ़राहम की थी, लेकिन मैंने ज़ुबान बंद रखी। ताहम ये हम दोनों ही की खुशफहमी थी कि रेड डॉट वालों को हमारी मुलाकात का इल्म नहीं था। हमें मिलते हुए देख लिया गया था, अलबत्ता इन्हें यह इल्म नहीं हो सका था कि हमारे दरमियान क्या बातचीत हुई थी। हनी भी इनकी नज़र में एक बार फिर मशकूक हो चुकी थी, लेकिन वह बज़ाहिर अनजान बने हुए थी और शायद एक आध दिन इंतज़ार करके देखना चाहते थे कि हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। इस दौरान तुम पर तशद्दुद का सिलसिला जारी रहा? मैंने मुस्तरबन लहजे में पूछा। नहीं, इसने नफ़ी में सर हिलाया। मैंने बताया ना कि इन्हें कोई जल्दी नहीं थी। इसी दौरान एक शख्स वहाँ नमूदार हुआ जहाँ मुझे एक अजीब व गरीब सी कुर्सी पर बांध कर बैठाया गया था। मालूम नहीं वह शख्स कहीं बाहर से आया था या पहले से वहीं मौजूद था। एक दुबला पतला लंबे से कद का सफ़ेद फाम था। जवान था, मगर इसकी कमर में बूढ़ों की तरह खम था। नुकीली सी नाक, मोटे शीशों की ऐनक टिकी हुई थी। मुझे बाद में मालूम हुआ कि इसका नाम बर्नार्ड है। वो एक सर्जन था। एक सर्जन तो क्रिश्चियन बर्नार्ड था जिसने तब्दीली कल्ब का पहला कामयाब ऑपरेशन करके शोहरत पाई थी, लेकिन ये कोई और बर्नार्ड था और कुछ दूसरी किस्म का सर्जन था। वो लोग कुछ देर एक कोने में खड़े खुसर फुसर करते रहे। फिर सफ़ेद फाम मेरे करीब आया, जो इस वक्त तक मुझसे सवालात करता रहा। इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। वहाँ मौजूद बाकी लोग भी गोया किसी मजाक से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। मुझसे पूछ-गुछ करने वाला सफ़ेद फाम बोला, हम तुम्हें दूसरी सज़ा भी देंगे, लेकिन ज़्यादातर सज़ाएँ हमें इसलिए पसंद नहीं कि इनकी तकलीफ़, इनके नशानात और इनकी अज़ियतनाक यादें वक्त के साथ साथ धुंधली पड़ जाती हैं। लेकिन हम तुम्हें फ़िलहाल एक ऐसी सज़ा देने लगे हैं जिसकी निशानी तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मौजूद रहेगी। फिर मुझे एक दूसरे कमरे में ले जाया गया, जो बाकायदा एक नहायत जदीद किस्म का ऑपरेशन थिएटर मालूम हो रहा था। वहाँ इस सर्जन ने मेरे चेहरे पर एक अजीब किस्म के मार्कर से सीधी लकीर खींचकर गोया इसे दो हिस्सों में तकसीम किया। फिर ब्रश की मदद से इस पर न जाने किस किस तरह के महलूल पेंट किए, जो इस वक्त तक तो बेरंग ही दिखाई दे रहे थे। फिर मेरे चेहरे पर खलाबाजों के मास्क जैसा एक मास्क चढ़ा दिया गया। इसके साथ बहुत सी तारें मुंसलिक थीं। फिर कोई स्विच ऑन किया गया। मुझे यूँ लगा जैसे मेरे चेहरे के इस आधे हिस्से में मिर्चें भर दी गई हों, जिस पर कई तरह के महलूल लगाए गए थे। मैं तड़पने लगी, लेकिन इन्होंने ज़्यादा अज़ियत पसंदी का मुजाहरा नहीं किया। फौरी तौर पर मुझे एक इंजेक्शन लगा दिया गया, जिसके लगते लगते ही मैं सो गई। मेरी आंख खुली तो मैं एक बार फिर इसी हालनुमा कमरे में थी जहाँ मुझे ऑपरेशन से पहले रखा गया था। मेरे चेहरे पर मास्क वगैरह कुछ नहीं था और ना ही कोई तकलीफ़ थी। मेरे आसपास चंद अफराद मौजूद थे। एक तो वही डॉक्टर बर्नार्ड था। इस मरदूद के चेहरे पर कुछ ऐसी तमानियत भरी मुस्कुराहट थी जिससे एक मुसव्विर कोई शाहकार तख्लीक करने में कामयाब हो गया हो। वह सफ़ेद फाम भी बहुत खुश नज़र आ रहा था, जो मुझसे पूछ-पूछ करता रहा और जिसने अपनी निगरानी में मुझ पर कुछ देर तशद्दुद कराया था। वहाँ मौजूद लोग इसे मिस्टर कम कहकर पुकारा करते थे। वैसे मेरा ख्याल है ये सब इनके असल नाम नहीं थे। बहरहाल मेरी कुर्सी को एक दीवार के करीब धकेल दिया गया, जिसमें बड़ा सा आईना लगा हुआ था। मैं गर्दन सीधी नहीं कर सकती थी। मेरी गर्दन में भी नायलॉन का एक स्ट्रिप बंधा हुआ था, ताहम मैं आईने में अपना चेहरा देख सकती थी, जो ऐसा ही नज़र आ रहा था जैसा इस वक्त तुम देख रहे हो। मैंने जो कुछ भी महसूस किया वो एक अलग मसला था, ताहम मुझे ये यकीन हरगिज़ नहीं था कि मेरा चेहरा मुस्तकिल तौर पर ऐसा हो चुका था।
मुझे ये अंदेशा तो महसूस होता था कि इन्होंने मेरे आधे चेहरे की जिल्द जला दी थी, लेकिन जहन के किसी गोशे में ये उम्मीद भी बहरहाल मौजूद थी कि इसका कोई ना कोई हल, कोई ना कोई इलाज मौजूद होगा। कम ने दूसरे ही लम्हे ये उम्मीद मेरे दिल से निकाल दी। वो हंसते हुए बोला, हम तुम्हारे साथ मज़ीद जो कुछ भी करना चाहते हैं वो हमें निहायत हकीर महसूस हो रहा है। ये सज़ा जो हमने फ़िलहाल तुम्हें दी है, इस वक्त तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ें महसूस नहीं हुई होगी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ तुम्हें इसकी अज़ियत का सही अंदाज़ा होगा। अगर हमने तुम्हें छोड़ भी दिया तो इस वक्त जिस्मानी तौर पर तुम्हारी हालत ज़्यादा इबरतनाक ना भी हुई, तब भी तुम्हारे लिए सिर्फ ये एक ही सज़ा काफ़ी होगी। एक खूबसूरत लड़की के लिए इससे ज़्यादा तकलीफ़ सज़ा क्या हो सकती है कि इसका चेहरा मुज़हका खेज़ बना दिया जाए। वह आसानी से कहीं आ जा भी ना सके, लोगों में उठ बैठ ना सके, तही मानों में कहीं मुँह दिखाने के काबिल ना रहे। वो सब अपने इस मजाक पर बहुत महसूस हो रहे थे। कम ने गोया मेरी मालूमात में इजाफा किया। दुनिया का कोई माहिर तरीन सर्जन भी ना तो अब चेहरे के इस हिस्से को ग्राफ्टिंग कर सकता है और ना ही जिल्द का कोई बड़े से बड़ा माहिर इसका रंग तब्दील कर सकता है। इस इलाज सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बर्नार्ड के पास है और डॉक्टर बर्नार्ड हमारे पास है। राहेला मेरी तरफ देखते हुए अजीब से अंदाज में मुस्कुराई और खामोश होगी। फिर क्या हुआ? इसने बेताबी से पूछा। कुछ भी नहीं, वो गहरी सांस लेकर बोली। तो मेरे चेहरे के बारे में तफसील जानने के लिए बेताब थे ना? वो कहानी तो यहीं ख़त्म होगी। क्या इन्होंने तुम्हें रिहा कर दिया था? मैंने पूछा। नहीं, वो मुझ पर इतने मेहरबान नहीं थे। राहिला मुस्कुराते हुए बोली, हुआ ये कि इस रात पिछले पहर तक मेरी तलाश में नाकाम रहने के बाद नफीस साहब ने अपने तैयार करदा प्लान के मुताबिक रेड डॉट के ज़ेरे ज़मीन किले पर हमला कर दिया। इन्हें यह शुबा तो था कि रेड डॉट ने मुझे अगवा कर लिया है, लेकिन ये यकीन नहीं था कि मैं इस ज़ेरे ज़मीन किले में मौजूद थी, वरना शायद वो मुझे बाहिफाजत बाजियाब कराने के लिए कोई हिकमत अमली तैयार करने की कोशिश करते, जो तकरीबन नामुमकिन सा ही काम था। ये तो बस मेरी किस्मत ही अच्छी थी कि मैं इस किस्म की किसी हिकमत अमली के बगैर ही ज़िंदा बच गई। न सिर्फ ज़िंदा बच गई बल्कि मैंने इनकी कैदी होते हुए भी इन्हीं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उम्मीदें वगैरह तो सब धरी रह जाती हैं, वो तो बस किस्मत ने साथ दे दिया। राहिला ठंडी सांस लेकर बोली, इसने मेरी सलाहियतों वगैरह को कोई दखल नहीं था। मैं तो बदस्तूर इस व्हील चेयर नुमा चीज़ पर बंधी हुई थी। मेरे हाथ पाँव हत्ता के गर्दन तक चमड़े के या फिर शायद नायलून के तस्मों के साथ बंधी हुई थी। सच्ची बात तो यह है कि इस वक्त मुझ पर ज़िंदगी में शायद पहली बार मायूसी ने गलबा पाया था। मैं न सिर्फ अपनी ज़िंदगी की तरफ से मायूस हो चुकी, बल्कि मुझे अपना इंजाम भी नहायत भयानक नज़र आ रहा था। मुझे वहाँ बेपनाह सर्दी लग रही थी और किसी ने मेरे ऊपर कंबल तक नहीं डाला था। वो सब जैसे मुझे इस बड़े से कमरे में छोड़कर भूल गए थे। मैं इस वक्त खुदा से ये दुआ मांग रही थी कि मुझे किसी अजियतनाक इंजाम से दो चार करने के बजाय खामोशी से मौत दे दे। अचानक गोया क़यामत टूट पड़ी। बेतहाशा फायरिंग होने लगी, धमाके गूंजने लगे। वहाँ खनक हवा की सप्लाई का जो निज़ाम मौजूद था वो भी जैसे यकदम ही जवाब दे गया। घुटन महसूस होने लगी और हर तरफ बारूद की बू फैलने लगी। मौत तो मुझे गोया सामने ही नज़र आ रही थी, लेकिन मैं ये सोचे बगैर न रह सकी कि मैंने तो अल्लाह से पुरसुकून मौत की दुआ की थी। कि मुझे किस अंदाज में मौत आ रही थी। मुझे बाद में पता चला कि नफीस साहब खुद इस कंप्यूटराइज कार्ड के ज़रिए दरवाज़ा खोलकर इस किले में दाखिल हुए थे। वो अपने साथियों की क़यादत खुद कर रहे थे। रवायती अफसरों की तरह किसी महफूज जगह पर बैठकर हुक्म नहीं चला रहे थे। हालांकि वो इंटेलिजेंस के शोबे के आदमी थे, मैदान जंग के आदमी नहीं थे, लेकिन इस रोज़ वो सब मशीन गन उठाए सबसे आगे थे। वो एक अजीब साख्त का मकान था। इसकी दीवारों तक में आलात नस्ब थे। वहाँ की हर चीज़ कंप्यूटराइज थी। इसकी बाज़ दीवारें सीमेंट और ईंटों वगैरह की बजाय प्लास्टिक जैसे किसी मटेरियल से बनी हुई लगती थी। जल्द ही वो दीवारें टूटने लगी और इनमें से धुआं निकलने लगा। इस दौरान हनी दौड़ती हुई मेरे कमरे में आई। वो सख्त दहशत ज़दा थी और शायद मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इसे एक लफ्ज़ भी बोलने का मौका नहीं मिला। 2-3 आदमी अजीब साख्त गन्ने लिए इसके पीछे थे। इनमें से एक चीख कर बोला, यहाँ गद्दार सिर्फ यही हो सकती है, इसकी वजह से कार्ड बाहर गया होगा। मैंने बॉस से पहले ही कहा था इस पर भरोसा मत करो। दूसरा चीख कर बोला, लेकिन इसे मारो मत, इसे हम इन्हीं लोगों के सामने अचानक फेंकेंगे, इसे इन्हीं की गोलियों का निशाना बनने दो। वो इसे बालों से पकड़कर खींचते हुए बाहर ले गए। मेरी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं थी। मैं तो वैसे भी बंदी पड़ी थी। इन्होंने अपने दानिश में तो कुछ मुझे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। मेरे इर्द गिर्द क़यामत का शोर जारी था। कहीं फ्लैश लाइट के से झमाके भी हो रहे थे, जिसकी नील गोंग रोशनी एक साने के लिए कमरे में फैल जाती थी। फिर हल्की सी चड़चड़ाहट के साथ आधी छत टूटकर तिरछी कमरे में आन गिरी, लेकिन वो तख्ते दीवारों के दरमियान फंस गई। और खुदा की कुदरत देखो कि मैं जिस हिस्से में थी इस तरह नहीं गिरी। मुझ पर वो एक साहिबान की तरह तिरछी खड़ी हो गई। इसमें निचले किनारे की तरफ से आग लगना शुरू हो चुकी। तपिश और घुटन से मैं तकरीबन बेहोश होने वाली थी। दफतन गोल गोल सी आंखों वाला एक शख्स अंदर आया। मैं इसे पहले भी वहाँ देख चुकी थी और कोई हों किस्म की चीज़ समझी थी, लेकिन मुझे बाद में मालूम हुआ कि वो इलेक्ट्रॉनिक विज़र्ड्स कोई नहायत जीनियस किस्म का चीज़ था और वो वैसा ही था। दरअसल वही हनी का महबूब अदनान था, जिसे मालूम नहीं क्यों वहाँ मिस्टर जे के नाम से पुकारा जाता था। वो हनी को नहीं पहचानता था और ना ही इसे अपने माजी के बारे में कुछ याद था। मुमकिन है किसी मुसलहत के तहत इसने ऐसा रवैया इख्तियार कर रखा हो। वो हर वक्त कुछ वहशत ज़दा सा दिखाई देता था, जिसकी वजह से इसकी आंखें गोल गोल सी मालूम होती थी। इस वक्त वो मेरे लिए रहमत का फरिश्ता साबित हुआ। इसने कुर्सी के पीछे लगे हुए कुछ बटन दबाए और मेरी बंदिशें खुल गईं। इसके पास खौफनाक सी एक गन थी जो इसने मुझे दे दी और सिर्फ एक जुमला कहा, अगर यहाँ से जान बचा कर निकल सकती हो तो फ़ौरन निकल जाओ। ये कहकर वो पट से गिरा और मर गया।
तब मैंने देखा इसके सीने में 2-3 गोलियां पेवस्त थीं। ज़िंदगी के आखिरी चंद लम्हे इसने मेरी ज़िंदगी बचाने में सर्फ कर दिए थे और इसी तरह मेरे काम आया। मैं इसका शुक्रिया भी अदा न कर सकी। वो मुतसफ़ाना से अंदाज में खामोश हो गई। हर गुजरते हुए लम्हे के साथ मेरे दिल को बोझलपन भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन मैं इसका इजहार न करना चाहता था। फिर क्या हुआ? एक लम्हे की खामोशी के बाद मैंने पूछा। बस, मैं बंदिशों से आज़ाद हुई और गन मेरे हाथ में आ गई तो गोया मेरे जिस्म में नई ज़िंदगी की लहर दौड़ गई। मैंने भी इस मार्के में हिस्सा लिया। बिलाशुबा हमारे लिए क़यामत की सी रात थी। नफीस साहब की कोशिश थी कि वहाँ से कुछ लोग ज़िंदा हाथ आ जाएं, लेकिन इन्होंने मरने या मारने देने का तहिया किया हुआ था। वहाँ खून रेजी हुई। नफीस साहब के भी बहुत से आदमी मारे गए। इन्होंने हमारे साथियों को कुर्बानी का बकरा नहीं बनाया था। इन्हें पीछे धकेला था और अपने कमांडोज़ को आगे रखा था। इस वक्त तक इनका ख्याल था कि इनके कमांडोज़ हमारे साथियों से ज़्यादा लड़ाके थे। क्या अब इनकी राय बदल चुकी है? मैंने पूछा। मेरा ख्याल है दिल ही दिल में तो बदल चुकी है। ज़ुबान से इन्होंने कभी किसी वाज़ेह राय का इजहार नहीं। राहिला ने जवाब दिया। बहरहाल इनकी हिकमत अमली उम्दा थी। जानी नुकसान फिर भी तवक्का से कम हुआ। रेड डॉट के जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे सब मारे गए। दरअसल वो हमला इनके लिए कतई गैर मुतवक्के था। इन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि कोई दरवाज़ा खोल कर भी अंदर आ सकता है। अगर कोई दीवार या दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता तो खुद ब खुद इनका दिफाई निज़ाम हरकत में आ जाता और इन्हें खुद भी संभलने का मौका मिल जाता। इस सूरत में इनका अपना जानी नुकसान बहुत कम होता। हमारे बहुत आदमी मारे जाते। इन्हें अपने साइंसी शोबों का इस्तेमाल करने का भी मौका नहीं मिला। फिर भी इन्होंने जो आतिश हथियार इस्तेमाल किए हमारे हथियारों के मुकाबले तो वो भी नहायत जदीद और ख़तरनाक थे। क्या वो ज़ेर ज़मीन किला मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया? मैंने पूछा। नहीं, मुकम्मल तौर पर तो नहीं, राहिला बोली। वहाँ से बहुत सी काम की चीज़ें हमारे हाथ लगी। लोग बहरहाल सब मारे गए। इन्होंने पकड़ जाने पर मर जाने को तरजीह दी। नफीस साहब की नज़र में एक कामयाब ऑपरेशन रहा। और तुम्हारी नज़र में? मैंने दरियाफ्त किया। इसने कंधे उचकाए और तवील सांस लेकर बोली। मैं कोई फ़ैसला नहीं कर सकी। एक लिहाज से तो अच्छा हुआ कि रेड डॉट का हम पर जो हवा सा बैठा हुआ था वो हमें और कोई देश समाधि सी चीज़ लगती थी, वो तो सब वो टूट गया। इनका ठिकाना इस तरह तबाह होने और इतने लोगों के मारे जाने से हमारे हौसले बढ़े। हमें यकीन हो गया कि वो भी काबिल शिकस्त हैं, वरना लाशौरी से अंदाज में शायद हम सब ये सोचते थे कि वो कोई नाकाबिल शिकस्त ताकत है। एक बात बहरहाल तय है कि अगर नफीस साहब मुकम्मल तौर पर इसके लिए कमर बस्ता ना होते तो ये काम बहुत मुश्किल था। इसके लिए बहुत ज़्यादा वसाइल और बहुत ज़्यादा मैन पावर चाहिए थी जो हमारे पास नहीं थी। हम शायद एक एक करके इनसे टकरा कर मरते रहते, तबाह होते रहते। हम इन पर इतना बड़ा हमला नहीं कर सकते थे। इतने बड़े हमले का इंतज़ाम नफीस साहब ने किया था। मेरी समझ में नहीं आता, हमारे यहाँ इतने बहुत से गैर मुल्की आकर ज़ेर ज़मीन किले तक तामीर कर लेते हैं और किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। मैंने ताज्जुब से कहा। हमारा मुल्क तो एक मुद्दत से इंटरनेशनल यतीम खाना बना हुआ है। जितनी तादाद में गैर मुल्की चाहें यहाँ आकर जो दिल चाहें करते रहें। सफ़ेद फार्म कौमों का तो वैसे ही आज तक हम पर तसल्लुत है। इन्हें तो जो करना होता है धौंस से करते हैं। वैसे भी वो लोग बहुत मक्कार हैं। किसी मिशन, किसी स्टडी टूर, आर्कियोलॉजी, किसी मुहिम या हमारी ही दरख्वास्त पर किए गए जियोलॉजिकल सर्वे वगैरह की आड़ में न जाने क्या कुछ करके चले जाते हैं। हमें कुछ पता भी नहीं। हम लोग सिर्फ इस वक्त होश में आने के आदी हैं जब पानी सर से ऊंचा हो चुका होता है। मैं तो शुक्र कर रही हूँ कि अब भी रेड डॉट के बारे में फ़ैसला कुन कार्रवाई हो गई और अब मज़ीद कार्रवाई जारी है। और अब भी इस सिलसिले में कुछ ना होता तो हम क्या कर लेते। मैं इसकी तायद में सर हिलाए बगैर ना रह सका। एक लम्हे की खामोशी के बगैर वो बोली। मेरे लिए एक लिहाज से ये ऑपरेशन मायूस कुन रहा क्योंकि मेरा चेहरा ऐसा ही रह गया। वहाँ जो लोग मारे गए थे इनमें डॉक्टर बर्नार्ड की लाश नहीं थी और ना ही वो ज़िंदा हाथ आया। वो ग़ालिबन मेरे चेहरे पर अपनी कारीगरी का मुज़ाहरा करने के बाद वहाँ से चला गया था। चुनांचे अब मेरी ज़िंदगी की जो दीगर मसरूफ़ियात चल रही हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन इनके साथ एक नई और अहम मसरूफ़ियत ये पैदा हो गई है कि मुझे डॉक्टर बर्नार्ड को तलाश करना है, वरना बाकी ज़िंदगी मेरा चेहरा ऐसा ही रहेगा। फिर ज़रा तवक्कुफ़ से बोली। वैसे मैंने ऐसे ही चेहरे के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया है। कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करने की, मैंने एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए कहा। डॉक्टर बर्नार्ड अगर पाताल में भी उतर गया हो तो मैं तुम्हारे लिए इसे ढूंढ निकालूंगा। ये कोई ऐसा अहम मसला नहीं, इसे जहन पर सवार मत करो। वो बेपरवाही से बोली। ज़्यादा बेनियाज बनने की कोशिश मत करो। मेरे लहजे में गैर इरादी तौर पर हल्की सी उदासी आ गई थी। मेरी वजह से पहले ही तुम्हारा बहुत कुछ छीन चुका है और अब चेहरा भी। मेरी सांस बोझल सी हो गई। वो मरदूद रेड डॉट वाले ठीक कह रहे थे कि एक हसीन लड़की के लिए इसका चेहरा कुदरत का इनाम भी होता है और इसका एक अहम असासा भी। इन्होंने वाकई बड़ी सतम ज़रीफ़ाना सफ़ाकी का मुज़ाहरा किया था। पूरा चेहरा स्याह हो तो मुज़क्का खेज़ी का पहलू नहीं निकलता। ऐसे चेहरे के साथ वाकई एक लड़की इस सोसाइटी में किस तरह ज़िंदगी गुजार सकती है। मैं गुजार लूँगी। ज़िंदगी कुछ इतनी तवील भी नहीं होती जितनी महसूस होती है। बदस्तूर बेपरवाही से बोली। और ख़ुदा के लिए तुम मेरी खातिर अपने आप को मुजरिम महसूस करना छोड़ दो। ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ। मेरी ज़िंदगी में वही कुछ होगा जो कातिब तकदीर ने लिख दिया होगा। तुम किसी भी चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं होगे। शुक्रिया। मेरे ज़मीर और जहन पर से बोझ कम करने की इस मुखलिसाना कोशिश का बहुत शुक्रिया।